Hello students, welcome to ATP Star Kota. Myself Priyanka Patel and I am going to teach here the forest and wildlife resources जो कि हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है. बेसिकली बोर्ड में हमारे ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद दिस. सो हेयर अगर हम टॉपिक को देखें तो हमारे टॉपिक में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन सी, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्या है हमें दिख रहा, द वर्ड फॉरेस्ट एंड अदर इज द वाइल्ड लाइफ. वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स जो हम शुरू से ही जब से हमने शायद पढ़ना या हमने कुछ सोचना स्टार्ट किया होगा तो ये दो वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज टू हैं. फॉरेस्ट जैसा कि हम जानते हैं क्या कहलाता है, जंगल. And wildlife, the living beings, whosoever it may be, the trees, the animals, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाते हैं, all the wildlife things में. So here basically हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज किस तरीके के होते हैं, क्या उनकी राइजिंग है, क्या उनका सर्वाइवल होता है और किस तरीके से आज की डेट में अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो आज उनकी लाइफ ऐसी एंडेंजर्ड में क्यों है, किस तरीके से है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट थिंग हेयर इज द इंट्रोडक्शन. एज वी ऑल नो जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एवरीबडीज पर्सन, इन एवरीडेज डे टू डे लाइफ. द फ्रेश एयर, आई विल यूज द वर्ड फ्रेश बिकॉज एयर तो हम सब ब्रीथ करते हैं, वेदर वी आर लिविंग इन द हाई सोसाइटीज, द अर्बन एरियाज, और हम कहीं पे भी किसी रूरल एरिया में भी रह क्यों ना रहे हों. बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट अबाउट द फ्रेश एयर. ऑब्वियसली वी आर ब्रीथिंग इन एंड आउट, वो एयर हमारे लिए कैसी है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज तो व्हाट काइंड ऑफ एयर वी आर ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेस्ट थिंग, द फ्रेश एयर, द फ्रेश एयर वी ब्रीथ, फॉरेस्ट से हमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से जो सर्वाइवल होता है ऑफ एनी अदर ह्यूमन बींग्स वो किस तरीके का होता है. So we humans along with all living organisms, okay, not exactly we are talking about the humans, with all other living organisms which are here in this country or on this earth, form a complex web of ecological system, ठीक है, in which we are only a part and very much dependent on this system. मतलब अगर हम देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक पार्ट हैं. जितने बड़े क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो वी आर जस्ट द माइन्यूट पार्टिकल्स यू कैन से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम देखें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, द प्लांट्स, द एनिमल्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive. तो यहाँ पर फॉरेस्ट किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, मोर ओवर ह्यूमन बींग्स उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट इंटरली डिपेंडेंट. फॉरेस्ट प्ले अ की रोल. अब की रोल किस में वो प्ले कर रहा है, इन मेंटेनिंग ऑल द इकोलॉजिकल सिस्टम. बट अगर यही फॉरेस्ट आज नहीं रहेंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द अर्थ. सी अगर हम 1950s के टाइम की बात करें तो वहाँ से लेके आज हम 21st सेंचुरी तक में आ गए हैं. एंड हेयर अ वास्ट चेंज हैज़ बीन देयर. बहुत लंबा चेंज हुआ है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. किस तरीके से हुए हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं, एंड हाउ दिस डेवलपमेंट हैज़ अफेक्टेड व्हाट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, किसको उसने इफेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है तो वो है फॉरेस्ट. तो आज की डेट में अगर हम देखें जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम अगर है जो वेल मेंटेन्ड है, वेल बैलेंस्ड है, वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट. बट जस्ट इमेजिन अगर यही फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, यही वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करेंगे जो नहीं रहेंगे तो व्हाट विल बी द सिचुएशन. द सिचुएशन विल बी वेरी मच व्हाट द वर्स. सो हेयर दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा क्या है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे,
ठीक है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन हाउ आर द फॉरेस्ट होते क्या हैं, किस तरीके से वो वेल मेंटेन्ड रहते हैं, रहेंगे तभी जाके इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से चीज़ें सेट रहेंगी. All these things we have seen in the introduction. Now other thing which comes is your what? The flora and the fauna. इससे भी हम familiar हैं. This is not a new thing to us to understand. What do you mean by flora? That all the plant species, जितनी भी species of plants हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या डिफाइन करते हैं? दे आर नोन एज दी फ्लोरा. नेक्स्ट फौना कौन सी? अब अगर फ्लोरा है प्लांट स्पीशीज तो फौना कौन सी स्पीशीज होगी? ऑल दी स्पीशीज ऑफ दी एनिमल्स. ठीक है, तो जो फ्लोरा एंड फौना है वो किस तरीके से हैं, क्या हैं, कहाँ पर हैं और किस तरीके से पूरे फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं. India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. The diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life. Obviously, हर तरीके के plants हमको देखने को मिलते हैं, हर तरीके के animals you can see in this vast country. अगर हम particularly सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो from top to toe यहाँ पर हमें n number of species of animals you can easily see and also with the variety of plants. ठीक है, now अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से different categories of plants and species are available here. ठीक, सो अब हम यहाँ पर ये चीज़ है कि बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन of nature and natural resources. See, these types of questions can come under your MCQs. MCQs में एक मार्क्स के अगर questions की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके के question आ सकते हैं that what is the full form of IUCN. So what is this? The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. अब यहाँ पे किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू IUCN. यहाँ पर पूरे के पूरे फ्लोरा एंड फौना को किस तरीके से डिफाइन किया है? पहली चीज़ तो होगी हमारी नॉर्मल स्पीशीज़. ठीक है, किस तरीके से नॉर्मल स्पीशीज? द वर्ड इज ओनली डिस्क्राइबिंग इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज इट? नॉर्मल स्पीशीज दैट इज कि कहीं पे भी इजीली यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. ठीक, देयर पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. ठीक है, जितनी भी स्पीशीज होंगी, फॉर एग्जाम्पल कैटल, पाइन, रोडेंट्स एंड साल, ये जितनी भी स्पीशीज होती हैं ऑफ फौना, ये यू कैन ईजीली सी anywhere. So these are termed as what? The normal species. Next is your rare species. Again, the word is only describing rare, that is not at all easy to find. बहुत दूर, बहुत तरीके, बहुत जगह से ढूंढने के बाद you can find it there. So these species with a small population. पहले क्योंकि ये rare है, that's why these species will be having their population as the small one. ठीक है, these could move into the vulnerable और endangered. अब ये रेयर हैं तो रेयर होंगी तो ये endangered की तरफ भी जा सकती हैं. endangered नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी. अब यहाँ पे रेयर स्पीशीज कहाँ पे आती हैं? डेजर्ट फॉक्स, एशियाटिक बफेलोज, दीज आर सम ऑफ द रेयर स्पीशीज. नेक्स्ट इज योर वल्नरेबल स्पीशीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबल? यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब है दैट दीज दोज एनिमल्स हु विच फील दैट दे कैन गेट हार्म्ड. जैसे कि कौन कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल वन हॉर्न रिनोसोरस. बिकॉज दैट रिनोसोरस इज हैविंग इट्स हॉर्न, जो कि वो वन है, तो वो क्या है? वो रेयर स्पीशी है. वो रेयर स्पीशी है, दैट्स वाई इट कैन बी व्हाट? द वल्नरेबल वन. So their levels have declined so much that they would soon move to the endangered list because they are vulnerable and also they are rare one. ठीक है, for example blue sheep, Gangetic dolphin and Asiatic elephant. ठीक है, so these are some of what the vulnerable species. Next is your endangered species. कौन कौन सी हो सकती हैं endangered species? पहले तो endangered species which are
एंडेंजर, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया है, डेंजर, दैट मीन्स दीज स्पीशीज आर इन डेंजर इन टूडेज टाइम, दीज स्पीशीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन के उसमें ये एक्सटिंक्शन के कगार पर ये जा रही हैं। Black buck, crocodile, sangai, Indian rhino, etc. are known to be as the endangered one in today's scenario. Next is your extinct species. These are species which are no longer found in areas where they उस एरियाज में आज की डेट में वो स्पीशीज नहीं पाई जाती जहां पर एक टाइम पर ये स्पीशीज क्या होती थी, फेमस हुआ करती थी फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक एक्सेट्रा। मतलब अब ये अपने ही एरिया से क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी या किसी भी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती थी। Last comes your endemic species. These species are found only in some areas which are isolated by nature or geographical barriers. For example, ये कहाँ पर specifically endemic species कहाँ पाई जाएंगी, उस एरिया में जो कि एरिया नेचुरल रिसोर्सेज पूरा का पूरा एक तरीके से आइसोलेटेड एरिया होगा, वहाँ पर दिस काइंड ऑफ स्पीशीज यू कैन फाइंड। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज यू कैन फाइंड, द निकोबर पिजन, द अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान टील एक्सेट्रा। नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड में बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमने ये एग्जाम्पल देखा एंडेमिक स्पीशीज का, तो दीज स्पीशीज आर बेसिकली फाइंडिंग देयर ओनली। ठीक है, तो जिनकी फाइंडिंग्स है वो वहाँ पर ही है, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार आर द प्लेसेस जो स्पेसिफिकली हम हर जगह हर लोग नहीं जाते हैं, दैट्स वाई दे आर टर्म टू बी एज द एंडेमिक वन। So some of these categories of species we have seen, normal से लेके endemic तक कौन कौन सी kinds of species होती हैं। These kinds of questions can also be asked in your boards कि categorize the number of species according to their extent या according to their appearances। फॉर एग्जाम्पल या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल स्पीशीज क्या होंगी या एंडेंजर्ड क्या होंगी, ये डिफरेंस क्या होता है इन लोगों के, इन दोनों के बीच में। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द फ्यू एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज यू कैन फाइंड इन दिस पिक्चर, लाइक द एम्बिलिकिया रेब्स। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, हमने ये देखा कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, काइंड्स ऑफ उनके स्पीशीज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कौन कौन से होते हैं। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉजेज fearful depletion of the flora and fauna. Not exactly the depletion, the fearful किस तरीके से, मतलब वो डरावना किस तरीके से हो सकता है। तो पहला तो अनइक्वल एक्सेस हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर फॉरेस्ट कट रहे हैं तो वो हर एक लेंथ में या पर्टिकुलर एरियाज में ही कटने चाहिए, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले फॉरेस्ट को ही देखा जाता है, वेदर दैट फॉरेस्ट इज कवरिंग द लार्ज एरिया ऑफ व्हाट द हिली एरियाज ऑल्सो और इट इज कवरिंग द कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो। If it comes to the word development, if it is coming across it, तो यहाँ पर किसी चीज़ को नहीं देखा जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट के हों, चाहे वो वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हो, ऑल दीज थिंग्स आर नेग्लेक्टेड। अब रेस्ट यहाँ पे क्या चीज़ें देखी जाएंगी, दैट कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट। Hunting and poaching, over exploitation, mining, these are some of the important depletion factors जो कि fearful हो सकते हैं। Poisoning, environmental pollution, grazing and fuel wood collection, these are some of what the negative factors कि हम किस तरीके से देखते हैं कि फ्लोरा एंड फौना को हार्म पहुंचाया जा रहा है, और ये हार्म तभी पहुंचाया जाता है, who is giving the harm, the humans only.
सो हेयर व्हेन इट कम्स टू द डिप्लेशन, सबसे पहला जो नाम आता है वो ह्यूमन बीइंग, मतलब वी आर द पर्सन्स हु आर डिप्लीटिंग द नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता जा रहा है, दो डेवलपमेंट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यहाँ पर किसी की कॉज पे कुछ करना या उगाना या बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नाउ इफ वी लुक एट द फिगर्स, अगर हम फिगर्स को देखें तो 1951 से 80 तक में यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया was converted into the agricultural land all over the India। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, 50s to 80s के बीच की, जहाँ पर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर को पूरा का पूरा वैनिश किया गया था, पूरा फॉरेस्ट एरिया खत्म किया गया था जस्ट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India। अगर हम ट्राइबल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट यहाँ पर चीज़ें हुई, बट हमने कभी ये सोचा दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर और भी फैमिलीज भी हैं who are equally dependent on the forest and also they are, you can say, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस कम्युनिटी से या उस कम्युनिटी के ही हैं, दैट्स वाई वो वहाँ का बेल्ट छोड़ के यहाँ पर नहीं आते हैं। तो मेनली जो एरिया, अगर आज की हम बात करें, अगर हम मैप को देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पर मेनली जो हमारा नॉर्दर्न से ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो हेयर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स एंड सेंट्रल इंडिया जो है पूरा का पूरा डिफॉरेस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता गया बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर पार्ट। एज वी ऑल नो 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट होलली एंड सोनली ऑन द एग्रीकल्चर बेसिस ओनली। नाउ विद द रेजिंग पॉपुलेशन, जब हम बात कर रहे हैं 50s to 80s की, एंड इफ वी कंपेयर इट विद टुडेज सिनेरियो, सो पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन ओनली, इट हैज़ नॉट बिकेम लेस। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिमांड्स ग्रो करेगी फॉर फूड ग्रेन्स ऑल्सो। सो हेयर व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग, थ्रू डेवलपमेंट द फॉरेस्ट आर बीन डिग्रेडेड। पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो एरिया है उसे डिफॉरेस्ट्रेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की, आगे हम देखेंगे किस तरीके से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी किस फॉरेस्ट को पूरा का पूरा डिग्रेड कर रहे हैं। Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects। अब here rivers are also a source of irrigation only। So here अब बीच में क्या आया, फॉरेस्ट ही आया, बिकॉज द पीपल आर इक्वली व्हाट डिपेंडेंट ऑन व्हाट द एग्रीकल्चर। नाउ व्हेन द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो हेयर दे नीड द वाटर फॉर दैट कल्टिवेशन। ठीक है, चाहे वो वीट हो, राइस हो या एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉट एवर दे आर ग्रोइंग। सो हेयर अगर हम 19, अभी भी हम किस पे चल रहे हैं, 51 to 80 के बीच की हम डेट्स देख रहे हैं। सो हेयर अगर हम 51 में जब हमने देखा कि कितना फॉरेस्ट ने जब सर्वे किया था, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज सोन। पूरा का पूरा एरिया वॉज क्या किया था, कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। जब ये एरिया एग्रीकल्चर लैंड में गया तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हेयर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया जहाँ से रिवर्स जाती थी, बड़ी बड़ी नदियाँ जाती थी, वो पूरा का पूरा लिया गया किसके लिए, अंडर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नाउ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अगर हम 51 to 80 के बीच में जाते हैं तो आज की डेट में 2022 तक में भी देखें तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट आज की डेट में भी उतनी ही कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है। स्टिल यू कैन से जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही है, घटा नहीं है। सो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ प्रोजेक्ट्स लाइक दी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इंड्यूट 40,000 हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
जब नर्मदा प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब यहाँ पर 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को पूरा का पूरा हटाया गया था। नेक्स्ट इज, पहली चीज तो हमने क्या देख ली, दैट इज योर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चीज अब हम जो देखेंगे वो है माइनिंग। अब माइनिंग इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड व्हाट, द डिफॉरेस्टेशन। The Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. जहाँ पर agriculture is also the most important source, यहाँ पर on the other hand अगर हम eastern parts की बात करें तो यहाँ पर mining is one of the major cause of deforestation of the forest. सो हेयर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो पूरा का पूरा जो टाइगर रिजर्व एरिया है वेस्ट बंगाल में, जिसे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से हार्म होते गया है। It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the great Indian elephant. जिस जहाँ की specialities है, जो animals जहाँ जहाँ की speciality है, and when these comes into the endangered one, अब यहाँ पर mining के साथ साथ उनकी पाउचिंग भी होती गई, तो इसकी वजह से क्या होता गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया किस पे, वाइल्ड लाइफ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। अब अगर हम फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लोरा पार्ट ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वली द फौना पार्ट ऑल्सो, बिकॉज बोथ ऑफ द फ्लोरा एंड फौना हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड विद दीज काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट एक्टिविटीज़. The forest ecosystems are repository some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demands of the rapid expanding of industrial urban economy. क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट है, यू कैन सी एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर ऑल ओवर द एरियाज, नॉट एग्जैक्टली द डेवलपिंग वन. इंडिया में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा उस पे चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा हार्म कौन से एरिया को होगा, बिकॉज फॉरेस्ट को ही, बिकॉज यहाँ से ही लोगों को क्या मिल सकता है, डेवलपमेंट के लिए एरियाज़ मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ भी इसी पार्ट पे सेट होंगी. जहाँ फॉरेस्ट है मतलब वहाँ पे रिवर भी है, तो इक्वली और यू कैन से साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ द थिंग्स आर इफेक्टिंग. रिवर्स जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं अलग से फॉर द डेवलपमेंट पर्पस एंड ऑल्सो द फॉरेस्ट वन. सो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जितनी भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, does mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflicts. For example, अब यहाँ पर अगर हम ट्राइबल्स की बात करें, जो बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करती है. दे लाइक टू लिव देयर ओनली एंड दे विल बी ग्रोइंग देयर ओनली एंड देयर डेवलपमेंट इज़ दैट कि यहाँ पर वो उसी तरीके से अपने क्रॉप्स को ग्रो करेंगे एंड देयर ओनली द होल कम्युनिटी विल बी सर्वाइविंग. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज, पीपल दे आर हैविंग सम अदर मोटिव. what motive they are having is कि यहाँ पर वो किस तरीके से डेवलपमेंट के थ्रू जाएं टू गेट द गुड जॉब, द गुड सैलरी एक्सेट्रा, एंड सो दैट दे विल अर्न अकॉर्डिंगली एंड दे विल स्पेंड अकॉर्डिंगली. सो सब एरियाज के लोगों का you can say the working culture, the living culture is far different from the other one. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. यहाँ पर फर्स्ट तो हमने देख लिया फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से हो रहा है. नेक्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चलाए गए. थर्ड इज योर पॉपुलेशन. जो मेन कॉज है वो है क्या, हमारी पॉपुलेशन ओनली. If the population will be rising, the most affected things क्या रहेंगी, the forests, the wildlife only, because here they don't have to pay anything for their lives, they just get harm only. तभी जो normal species से extinct species and endemic तक हम आए हैं वो just because of the population growth only we have came up to this extent. Next, how you can conserve a forest and wildlife in India. Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, that is water, air and soil.
कितने भी कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंजर्व इज आवर वाटर, एयर एंड द सॉइल. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and also their breeding. For example, in agriculture we are still dependent on the traditional crop variety. अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पर. अर्बन एरिया वाले जो लोग रहेंगे वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग से काम करेंगे. वहीं इफ़ वी टॉक अबाउट द रूरल एरिया तो आज भी वही लोग वो ट्रेडिशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. नाउ हेयर डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. Now, the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972, जो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया था, with various provisions for protecting the habitats. And for what habitats किसके? The wildlife only. Because जो wildlife हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते, harm होते गए. So अगर क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू कंजर्व फॉरेस्ट, इफ यू आर इजीली अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट तो यू कैन इजीली राइट अकॉर्डिंगली टू योर विल. ठीक है कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्पीशीज. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर जिसमें रिनो है एंड डियर है इन काजीरंगा नेशनल पार्क. वन हॉर्न राइनोसोरस है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है बिकॉज इट इज़ रेयर ऑल्सो. रेयर है दैट्स वाई इट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड वन ऑल्सो. ठीक है. Next, the central government also announced several projects for protecting specific animals. अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम करने स्टार्ट किए, दे हैव स्टार्टेड गिवन मैनी मेजर्स सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द अदर वाइल्ड लाइफ हु आर स्टिल अलाइव बट आर इन व्हाट द एंडेंजर्ड वन which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag or hangul, 3 types of crocodiles जो कि फ्रेश वाटर में अलग क्रोकोडाइल रहता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग, एंड घड़ियाल, the Asiatic lions and the others. So here central government has given many kinds of provisions to protect these kinds of species which are living anywhere on the earth or anywhere on the country, और उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं. मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग जिसे हम चिंकारा बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोंडवान एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेन हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू इंडिया. बेसिकली यहाँ पर जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन एनिमल्स हैं जिसके लिए जो रेयर भी हैं एंड किस तरीके से वो अपने आप को प्रिजर्व करे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सेवरल मेजर्स यूज़ किए हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट दी स्पीशीज विच आर अवेलेबल टिल नाउ एंड दैट कैन नॉट बी गेट एनी काइंड ऑफ हार्म. The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. पूरे के पूरे biodiversity पे गवर्नमेंट का फोकस है so that जितनी भी फ्लोरा एंड फौना हैं वो क्या हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड रह सकती हैं थ्रू these kinds of measures. Now how the types and distribution of forest and wildlife resources are classified. नाउ इन इंडिया अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो जितने भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैं उनका कैटेगराइजेशन है, और एक कैटेगराइजेशन आज से नहीं है. व्हेन द ब्रिटिशर्स वर नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू, तो यहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया, कैटेगराइज करना स्टार्ट किया. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by what? Managed by whom? The government. थ्रू, अब यहाँ पे किस तरीके से दे आर डूइंग, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो बेसिकली जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वेदर दे आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, दे आर हैविंग द एबिलिटी सो दैट दे कैन कैप्चर व्हाट द फॉरेस्ट एक्टिविटीज एंड ऑल द थिंग्स. ये आज से नहीं है, ये थ्रू गवर्नमेंट थ्रू ब्रिटिशर्स के टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं.
Now they are classified into the following categories. What are these categories? The reserved forest, the protected forest and the unclassed forest. These are the forest. अब पहली category of forest कौन सी होती है? The reserved one. These are the forests which are permanently enmarked either for the production of timber. See, at the time of war, या यहाँ पे you can say जब development हो रहा था, not in India but in European countries, तो at that time what Britishers started doing, Britishers ने जितनी भी timbers होते थे वो सारे के सारे इंडिया से लेकर जाते थे through their countries. So here यहाँ से जो cutting of forest है वो धीरे धीरे start हुई. किस तरीके से? Basically they wanted what? The timber, ठीक है, और the other forest produce. So ये एरिया सिर्फ और सिर्फ वो एरिया है जो रिजर्व्ड रहता है फॉर द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पर गवर्नमेंट को किसी चीज का क्या नहीं देना, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ठीक है. ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन राइट्स आर नॉट एट ऑल अलाउड हेयर बिकॉज ये क्या है? रिजर्व्ड कैटेगरी है. एंड व्हेन दिस रिजर्व्ड कैटेगरी कम्स एनीवेयर, तो यहाँ पर अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग लगाते हैं जिसके अंडर ये सारी चीजें होती हैं. More than 50% of the total forest land has been declared as the reserved forest. मतलब just imagine हमारा जितना भी forest area है जो covered है, forest से covered है, उसका पूरा का पूरा जो 50% है वो किसके अंदर है? वो reserved category के अंदर आता है. These are important for forest and wildlife conservation. The forest of Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra fall under this category. मतलब कितना का पूरा forest area from Jammu Kashmir to West Bengal and Maharashtra, यहाँ पर जितना भी forest area covered आता है ये पूरा का पूरा किस में आता है? The reserved category, that is your reserved forest. Next is your protected one. अब हम ये देखेंगे कि अगर हम होल 100 में से पूरा 50% तो हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट में चला गया, रेस्ट जो 50% है अब उसका कैटेगराइजेशन किस तरीके से है? उसका कैटेगराइजेशन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड योर व्हाट? द अनक्लास्ड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होंगे? ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन राइट्स आर अलाउड. रिजर्व्ड फॉरेस्ट में क्या वो अलाउड था? नहीं. लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर अलाउड टू अ फ्यू रेस्ट्रिक्शंस. Almost 1/3 of the total forest land is declared as the protected forest. अब यहाँ से 1/3 of the part क्या कहलाता है हमारा? Protected forest. As the name indicates, these forests are protected for further depletion. As the word only बता रहा है कि ये protected है, जो word हमें protected बता रहा है वो हमें क्या बता रहा है? That कि ये क्या है? हमारा protected one है जिसको कि हम जितना भी further depletion होने से हम बचा सकते हैं उसको हम बचाएंगे. रिजर्व्ड तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, अब जो बच रहा है उसको तो हम कटने से बचा सकते हैं. एज द फॉरेस्ट ऑफ बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान फॉल अंडर दिस कैटेगरी. तो यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट फ्रॉम बिहार, हरियाणा, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर हम ले लो, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पर हमारा कौन सा रीजन है और फॉरेस्ट है? द protected one. Next is your unclassed forest. This consists of inaccessible forest or unoccupied waste. They belong to both government also and also with the private individuals and the communities. अब यहाँ पर कौन सी communities की बात हो रही है? Basically here we are talking about what? The tribal people. This is the only community which likes to live in the forest. रेस्ट जो है या तो वो गवर्नमेंट के पास है या तो वो पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम उसको बचा सकते हैं. तो थर्ड जो आता है फॉरेस्ट
वो आता है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का भी हक होता है एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज हु वांट्स टू रिसाइड ओवर देयर एंड दे आर लिविंग ओवर देयर. These are mostly found in northeastern states and parts of Gujarat, where these are managed by the local communities. ठीक है, तो यहाँ पर local communities जितनी भी होगी, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ भी हमारे कवर हो रहे थे, बट बेसिकली हमारा नॉर्थ रीजन कवर हो रहा था. सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, लाइक योर राजस्थान इन द वेस्टर्न पार्ट एंड उड़ीसा ऑन द ईस्टर्न पार्ट. सो हेयर every area was covered, but here specifically what area is covering is your northeastern part. So these are the categories and this is the question. There you can get a 3-mark question over here. What are the different categories of forest? Forest को हम किस तरीके से categorize करते हैं? So if you are getting a 3-mark question over here, so you can write 1 or 2 points of each time. Heading: रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कहाँ कैसे क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कैसा क्या होता है, एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट व्हाट आर दीज, हाउ आर दे बिलोंग टू. सो दीज आर दी यू कैन से एसेंशियल पॉइंट्स यू कैन राइट ओवर ऑन योर पेपर. और अच्छे से एलैबोरेट करके या डेकोरेट करके लिखना है तो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी दैट यू गाइज कैन मेक दी टेबल. टेबल से इट विल लुक दी डिसेंट ऑल्सो एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो. ठीक है. Next is your community and the conservation. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. Like यहाँ पर बहुत सी ऐसी communities हैं like the Gonds, the Jhums, anything, जितने भी जो forest area में basically जिनकी कोई ऐसी need नहीं होती, just what they want is the living and simple living. और वो भी कहाँ पर, only in the फॉरेस्ट ओनली, जहाँ पर वो अपनी फैमिली एंड अपनी अदर कम्युनिटीज़ के साथ दे वॉन्ट्स टू लिव हैप्पीली. बट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पर वो वहाँ पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats. Local communities जितनी भी हैं, जो forest communities ही होती हैं, जिनको वहीं रहना पसंद है, they don't want to come to live over here in urban or the rural areas. They just want to live there only peacefully. With government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. फॉर एग्जाम्पल इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने हैबिटेट को बचाने के लिए दे डू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू protect their home, because for some they are just the forest, but for the other communities and peoples who are living over there, they are their houses. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting the government involvement. Here, how the government gets involved? या तो वो कुछ डैम्स बनाने लग जाएंगे, या तो वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स लगा देंगे जिसकी वजह से क्या होता है, दी लोकल्स ऑफ दीज पर्टिकुलर एरियाज सफर्स अ लॉट. दे डोंट हैव हाउसेस टू लिव एट द टाइम व्हेन द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज going there. So here most importantly अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ these communities also gets too much of harm. हम ये तो देख लेते हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट कौन से हैं, अनक्लास्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट कौन से हैं, बट वी डोंट सी कि देयर इज वन क्लास ऑल्सो लिविंग ओवर देयर विच आर द हाउसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है. The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted, Chipko movement से हम वाकिफ़ हैं किस तरीके से Chipko movement start हुआ था and how government ने किस तरीके से अपने पाँव पीछे किए थे just to make them feel कि yes these are the houses of anybody also. Indigenous species can enormously successful. In India, Joint Forest Management, that is JFM program, furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. क्योंकि जितनी अच्छी से
जितने अच्छे से जो एक लोकल कम्युनिटी है जो वहाँ रह रही है वो फॉरेस्ट को जानती है, उतना बीइंग अ थर्ड पर्सन whosoever it may be, the government or the people who are coming from abroad and started working there, जो वहाँ पे काम भी स्टार्ट कर लेते हैं, दे आर नॉट एट ऑल इक्वली अवेयर जितनी कि वो लोकल कम्युनिटीज़ एंड पीपल अवेयर होती है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कराया, जिसकी वजह से जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया, बिकॉज दे नो मच बेटर देन द अदर पीपल नो। The program has been in formal existence since 1988. तो 1988 से ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो चुकी थी एंड इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। When the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management, और पहले ये चीज़ कहाँ पास हुई थी? The state of Odisha में this was passed, ठीक है। So this completes your chapter, the forest and wildlife management, wildlife resources. In this chapter, basically we have seen what the forest, how you can conserve forest and also the wildlife, how the particular communities gets affected and how you can help them in maintaining their ecological system, how the government is working, all these things we have seen. किस तरीके से forest को categorize किया जाता है, what kind of species are there, all these things we have seen in this chapter. So this completes your chapter. Thank you so much.